हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओ चेन ने अपनी जान दे दी होती है, जिसके बाद सीनियर शाओ ने उसकी बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से काबू पा लिया था। एंड इसके बाद उसने वादा भी किया था कि वो जिया मैंग को बचाएगा और यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट कर ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे किंग राओ आ जाती है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किंग राओ काफ़ी तेज़ी के साथ में भाग रही होती है, जिसके पीछे पीछे अपना सीनियर शाओ भी भाग रहा होता है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा था ताकि वो जिया मैंग को बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी डीप आ चुका होता है फॉरेस्ट के अंदर और इसके बाद उसकी नज़र पड़ती है कि साइड में जिया मेंग बैठी हुई है एंड यहाँ पे किन राव भी मौजूद है। जिसके बाद वो उसे देखने के बाद तुरंत ही उसका नाम लेता है और कह रहा था कि जिया मेंग। तभी उसके सामने उसे किन राव भी बैठी हुई दिखती है और वो यहाँ पर एक बुक भी पढ़ रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है उसकी फेस एंड यहाँ पे वो भी होती है। साथ ही हमें बताया जाता है कि वो सोल कैप्टिवेटिंग वेले की एक चीफ है और इसी वजह से वो शायद से इतनी ज़्यादा पावरफुल भी हमें दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी फ्लॉलेसली उसके सारे ही अटैक्स से डील कर लेता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से खड़ा हो गया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किन राव वहाँ से भागने लग जाती है और इसी के साथ वो यहाँ पे भाग रही थी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जिया मैंग को थ्रेड्स के थ्रू पकड़ रखा था और उसके पास में जो थ्रेड्स होते हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए वो उसे अपने साथ ले जाती है। जिया मैंग भी भागने लग गई थी। उसे देख के लग रहा होता है कि शायद से वो किन राव की एक पपेट टाइप बन चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पीछे पीछे शाओ भी भाग रहा होता है एंड काफ़ी तेज़ी के साथ भागने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो दोनों ही यहाँ पे गायब हो जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पे शाओ देख रहा था तो उसे नज़र ही नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों कहाँ चली गई हैं। तभी वो अपनी नज़रें दौड़ाता और उसे साइड में पता चलता है कि ये लोग तो यहाँ पे हैं और हम देखते हैं कि भागते भागते एक अजीब सा इल्यूजन क्रिएट होता है जहाँ पे वो एक घर के अंदर आ चुका था। अब यहाँ आने के बाद वो थोड़ा आसपास देखने लग जाता है तो उसके पीछे अब जिया मेंग बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही उसकी तरफ को हो जाता है और साथ ही वो कहने लग जाती है कि ब्रदर शाओ चैन। एंड देखते हैं कि यहाँ पे वो बोल तो भले से ही रही थी लेकिन उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिख रहे होते हैं। जैसे ही शाओ अपना कदम आगे बढ़ाता है तो फिर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक बार फिर से इल्यूजन बदल चुका है और वो किसी अजीब से ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ गया है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि वाटर के अंदर से ढेर सारी रूट्स वगैरह भी आगे की तरफ को निकल रही होती हैं। जिया मेंग तो वहाँ से तुरंत ही हट चुकी थी। ऐसा लग रहा होता है जान के उसने इसको फंसाने की कोशिश की है और इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से किन राव एक बार फिर से आ जाती है। अब वो कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि फोर्मिडन लेन के जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का पॉइज़न अपने अंदर कैरी करते हैं और अब मैं देखूंगी स्वम्प के अंदर कितना ज़्यादा पॉइज़न भरा हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉइज़न होता है, चलो इसको देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से ये काम करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल वो उसी की तरफ को देखने लग जाती है, धीरे धीरे करके उसकी तरफ ही आगे बढ़ रही थी और फिर कहने लग जाती है किन राव मैं सोल कैप्टिवेटिंग वेले की चीफ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर शाओ चैन के आसपास सारी की सारी रूट्स अपीयर हो गई थी। वो पॉइजनस रूट होती हैं। अब वो उसे चारों ही तरफ से पकड़ लेती हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा। हालांकि इसी के साथ यहाँ पर किन राव कहने लग जाती है कि तुम्हारे हेवनली डीमन पाम के अलावा तुम यहाँ पर अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो वो जो तुम्हारा पाम अटैक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब जब शाओ को पकड़ लिया है इन रूट्स ने तो फिर अब फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और उन्हीं के थ्रू बंधा हुआ था और जकड़े होने की वजह से वो थोड़ा बहुत ही मूव कर पा रहा होता है। जिसके बाद किन राव और भी ज़्यादा पास में आ जाती है और फिर इसके बाद आके उसके साथ में फ्लर्ट करने लग गई थी। उससे कह रही होती है कि अच्छा वैसे तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारा मास्क हटा के देखती हूँ, क्या पता तुम मुझे देखने में थोड़े हैंडसम लगो तो फिर मैं तुम्हें ना मारूँ। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि अगर तुम वाकई में अच्छे लगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी लवर भी बन जाऊँ। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है शाओ चैन के फेस की तरफ को और फिर इसके बाद वो यहाँ पे उसके मास्क को हटाने लग गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसी मौके का इंतज़ार अपना शाओ भी कर रहा था। तुरंत ही अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो अपने पाम अटैक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसे दूर हटा देता है। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुमने इस अटैक को कर ही दिया। तभी अपना शाओ कहने लग जाता है कि ये जो सोल डिवोरिंग थंडर एब्जॉर्वेशन एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता और फिर कह रहा था कि वैसे रही बात तुम्हारी तो
तो तुम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। जिसके बाद किनराव भी कहने लग जाती है कि हाँ, और अब मैं ये समझ भी चुकी हूँ कि आखिर कितनी आसानी के साथ में तुमने उस बंदे हुओ ली को मार दिया था, क्योंकि तुम वाकई में काफ़ी सारी पावर अपने अंदर कंटेन करते हो। मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है और थ्रेड्स के थ्रू एक बार फिर से जिया मेंग को अपने पीछे ले लेती है। तो जिया मेंग फिर से उसकी पपेट बन के उसके पीछे पीछे भागने लग गई थी। हालांकि काफ़ी तेज़ी के साथ में किनराव भाग रही होती है, तो फिर श्याओ भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो साइड में से आके अटैक कर देती है उसके ऊपर। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अटैक पर अटैक कर रही थी और यहाँ पे अपना श्याओ समझ जाता है कि यहाँ पे जो लड़की है ट्रिक्स प्ले कर रही है उसके साथ में, और कह रहा था कि वैसे मान गए तुम सोल कैप्टेटिंग वेले के लोगों को, वाकई में तुम लोग ट्रिक प्ले करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे हो। जिसके बाद अब वो एक बार फिर से तेज़ी के साथ भागने लग जाता है जिया मेंग को बचाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो ढेर सारे इल्यूजन टाइप ये लड़कियाँ आ चुकी हैं जो कि उसे चारों ही तरफ से घेर ली हुई हैं और साथ ही उसके ऊपर एक एक करके अटैक भी कर रही हैं। लेकिन श्याओ बिल्कुल भी नहीं रुकता और काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने से असल वाली किनराव आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बस उसके ऊपर अटैक ही करने वाली थी। लेकिन इतनी देर में यूनफेई यहाँ पर अपीयर होता है, जिसके बाद उसको ही वो अटैक लग गया था एंड यहाँ पे उसी का ब्लड श्याओ के फेस पे भी जाके लगता है। जिसके बाद वो उसी ब्लड को अपने हाथ पे लेके देखने लग गया था। हालांकि हम देखते हैं कि यूनफेई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किनराव एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि श्याओ तुरंत ही उसका नाम लेता है, फिर उस आगे बढ़ते हुए अपने पाम से अटैक कर देता है। जिसके बाद किनराव दूर गिर जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि श्याओ से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ये सब कुछ कर भी क्यों रहे हो, तुम तो वैसे भी मुझे मारना चाहते थे, है ना। जिसके बाद यूनफेई पलट जाता है और कहता है कि श्याओ चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में यहाँ पे तुम्हारे साथ में चीज़ों को डील करने के लिए आया हुआ हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके स्टमक के ऊपर ये जो ब्लड वगैरह लगा हुआ था, इसे देखने के बाद श्याओ थोड़ा सा पिघल जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर वो ये कहने लग गया था कि वैसे तुम्हें पता है कि मैंने वो सब कुछ क्यों किया, शायद तुम इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्योंकि जब मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय करो। तभी यहाँ पे श्याओ कह रहा था कि खुद को डिस्ट्रॉय करो मतलब। तो यहाँ पर यूनफेई से और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता है कि जब तुम उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के ऊपर जा रहे थे और अपने हेवनली रियल्म से बियॉन्ड जाना चाहते थे, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर ही नहीं थी, तुम बस उसे फोर्स कर रहे थे जानबूझ के सब कुछ करने के लिए। और अगर तुम ऐसा करते तो फिर तुम्हारी जान पर ख़तरा आ सकता था और तुम पूरे तरीके से तबाह हो सकते थे। और शायद यही वजह थी मैंने तुम्हें मना कर दिया इन सारी चीज़ों के लिए और मैंने तुम्हें रोका। अब हम देखते हैं कि इसी सारी बीच में एक बार फिर से किनराव आ जाती है चारों ही तरफ से और अटैक करने लग गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि यूनफेई एक बार फिर से आगे आ जाता है और फिर यहाँ पे सभी को मारने लग गया था एंड सभी को धीरे धीरे करके वो ख़त्म करता जा रहा होता है। जैसे ही वो सारे इल्यूजन ख़त्म होते हैं तो हम देखते हैं कि एक बार फिर से किनराव की ढेर सारी इल्यूजन बॉडी आगे बढ़ रही थी। तभी यूनफेई कहता है कि ब्रदर मुझे फॉलो करो, और वो ये कहते साथ ही भागने लग गया था और अपने सामने आने वाली किनराव की सारी बॉडीज़ को मार रहा होता है। हालांकि यहाँ पे उसे बिलीव तो नहीं हो रहा था कि यूनफेई ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब जब वो पहले से इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है तो फिर श्याओ को भी बिलीव आ ही जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे एक बार फिर से किनराव यहाँ पर अटैक करने वाली थी तो फिर भाग के आ जाता है अपना श्याओ और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक करने लग गया था। लेकिन गाइस यहाँ पे हम एक बार फिर से एक डेविल स्माइल यूनफेई के फेस पे देखने के लिए मिलती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक बार फिर से कुछ प्लान कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे श्याओ से मार देता है तो एक बार फिर से हमें वही एम्प्रेस दिखाई जाती है जो कि उसे अपने सितार को प्ले कर रही थी और फिर कह रही होती है कि वैसे लोगों को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ आने वाले हैं और कहाँ जाके मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो इल्यूजन में फंस चुका था और अब सिटी के अंदर आ चुका होता है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी श्याओ कह रहा था कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। वो यहीं रोड पे चलता जा रहा था और उसकी नज़र तुरंत ही पड़ जाती है बोर्ड पे मौजूद उसी लड़की एम्प्रेस के ऊपर, जिसके बाद वो भागने लग गया था। लेकिन हम देखते हैं कि ये बस उसका एक इल्यूजन था जो कि किनराव ने बनाया हुआ था। अब लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ वो भाग रहा होता है एम्प्रेस के पीछे पीछे और वो कह रही होती है कि ये वर्ल्ड ऐसा ही है। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही बदल जाती है और इस बार उसने एक बार फिर से जिया मेंग का रूप ले लिया था और काफ़ी प्यार से यहाँ पर कह रही होती है कि
शाओ चैन जैसे ही उसके पास आता है वो तुरंत एक बार फिर से उसकी बेली के अंदर खंजर से अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही उसे होश आता है तो युन फेई ने ये खंजर उसके बेली के अंदर उतारा था, जिसे देखने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बार फिर से वो युन फेई की तरफ को अपना हाथ बढ़ाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा था, और जैसे ही वो नीचे को गिरता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युन फेई के फेस के ऊपर उसके ब्लड के हाथ लग चुके थे। हालांकि जैसे ही एक बार फिर से वो बैठता है तो दोबारा से इल्यूजन के अंदर फंस गया था, जहाँ पे जिया मेंग अब हंस रही होती है और असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि किनराओ ही थी जो कि सारे अटैक्स कर रही थी, एंड यहाँ पे युनफेई भी मौजूद नहीं था। जिसके बाद अब वो ये भी कहती है कि वैसे मैं तुम्हें बताऊं तो इल्यूजन मैं क्रिएट नहीं करती, इल्यूजन तो तुमने खुद ही क्रिएट किया है खुद के लिए। और ये सब कुछ कहते साथ ही वो यहाँ पर उसके सामने आ जाती है और कह रही थी कि जो इल्यूजन होते हैं उनसे कोई भी उठ के खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइफ ही इल्यूजन से बनी हुई है। अब शाओ इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि वो वहाँ से भागना ही बेटर समझता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि तुरंत ही वहाँ से तेज़ी के साथ निकल गया था। हालांकि इसके अलावा अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम मास्टर दुआंग सिलियांग और साथ ही एक सेक्ट मास्टर को भी देखते हैं जिन्हें सारे ही डिसाइबल्स ने पकड़ा हुआ था। और अजीब बात यह है कि यहाँ पे सारे के सारे खुद के ही डिसाइबल्स हैं इनके, और हम देखते हैं कि सारा कुछ फैंग के कहने पे ही कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ इन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन तभी दुआंग सिलियांग चिल्लाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि छोड़ो मुझे। हालांकि हम देखते हैं कि फैंग तुरंत ही यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और फिर यहाँ पे तुरंत ही इन्हें सरप्राइज भी कर रहे थे, लेकिन तभी दुआंग सिलियांग कह रहे थे कि फैंग फैंग हुई, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी, तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई कैसे ये सब कुछ करने की। तभी वो कहते हैं कि दुआंग सिलियांग, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस जगह के चीफ बनने के लायक ही नहीं हो। चीफ तो एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम तो इतने बड़े वाले डरपोक हो कि आखिर तुम्हारे बारे में मैं क्या ही कहूँ। तुम डरपोक हो और तुम किसी लायक भी नहीं हो। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाते हैं कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट का जो चीफ होना चाहिए वो बिल्कुल मेरी तरह ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा हुआ तो हमारा सेक्ट बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सोल सीलिंग फॉर्मेशन बनी हुई थी जो कि पॉइजनस इंसेक्ट द्वारा बनी हुई होती है। तभी यहाँ पे सेकंड एल्डर कहने लग जाते हैं कि आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हें ये फॉर्मेशन सिखानी ही नहीं चाहिए थी। जिसके बाद फैंग हंसने लग गया था, लेकिन तभी यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं लेकिन हाँ मैंने तुम्हें इसे ब्रेक करना तो नहीं ना सिखाया। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे चिल्लाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो रोप वगैरह थी सभी वहाँ पे दूर हट जाती हैं और वो तुरंत ही दुआंग सिलियांग को कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। दुआंग तुरंत ही वहाँ से उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर की तरफ को भाग गए थे अपनी जान बचा के, लेकिन फैंग यहाँ पे उन्हें गाली दे रहे थे और कह रहे थे सारे डिसाइबल से कि इन्हें अब और भी ज़्यादा टाइट करके पकड़ो। जिसके बाद वो सारे ही रोप को और भी ज़्यादा खींचने लग जाते हैं और यहाँ पे सेकंड एल्डर को और भी ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही दुआंग सिलियांग वहाँ से निकल के जा रहे थे तभी फैंग उसके सामने आ जाता और कह रहा था कि अगर तुम यहाँ पे इस जगह के चीफ बनना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले मेरे साथ में फ़ाइट करनी होगी। तभी दुआंग सिलियांग उनसे कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, अब तुम मुझे अगर जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मारूंगा भी नहीं। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि बस तुम्हें सेक्ट को छोड़ के हमेशा के लिए जाना है और कभी वापस मत आना सेक्ट की तरफ। जिसके बाद फैंग कह रहे थे कि मैं तुम्हारी तरह इतना मर्सीफुल नहीं हूँ जो कि सब कुछ करूँगा और इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी मैं करूँगा। तुम इस सेक्ट में रहने लायक नहीं हो और आज मैं तुम्हें यहाँ पे सारे डिसाइबल्स के साथ में निकाल के खड़ा करूंगा। जिसके बाद ये भी कहते हैं कि सारे डिसाइबल तभी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर तुरंत ही अपने हार्ड बर्निंग पाम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो इनको रोकने के लिए अपने दुआंग सिलियांग भी फ्रीजिंग किल पाम का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी देर से दुआंग सिलियांग को टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके चलते दुआंग सिलियांग के अंदर इतनी पावर नहीं बची। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग जैसे ही उनके ऊपर अटैक करते हैं तभी यहाँ पे वो ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे। हालांकि वो कहने लग जाते हैं कि फैंग मुझे तुम्हें किलिंग मूव सिखाने ही नहीं चाहिए थे और उन्हें काफ़ी अफसोस हो रहा होता है। तभी यहाँ पे फैंग कह रहे होते हैं कि तुम जैसा घटिया आदमी अगर चीफ बनेगा तो फिर ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। हालाँकि इस बात से दुआंग सिलियांग को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही अपने आइस फ्लेम पाम अटैक को करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइस पाइथन आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पे फैंग के ऊपर अटैक भी करने लग गया था। हालांकि फैंग को देखता है जो कि तुरंत ही अपने अभी आर्म के पास की क्लोथ को हटा लेते हैं और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी रेड फ्लेम आयरन बॉडी का इस्तेमाल करने वाले थे और जैसे ही वो पाइथन आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए तभी वो अपनी आयरन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही पंच के अंदर उसे पूरे तरीके से ब्रेक कर देते हैं और अब वो आगे बढ़ रहे थे और कह रहे होते हैं कि दुआंग
दुआंग सिलियांग, आज तुम्हारा अंत करीब है। और ये कहते साथ ही एक बार फिर से वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे कि दुआंग सिलियांग एक बार फिर से उसी जगह पर ट्रैप हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पे सेकंड एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है फॉरबिडन टेक्निक सीक्रेटली लर्न करने की, तुमने तो हद ही कर दी। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल वैसे ही फॉरबिडन टेक्निक फॉरबिडन रहनी ही नहीं चाहिए थी। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे बैठ के टी को ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर कह रहे थे कि सीनियर दुआंग सिलियांग, तुम टी बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो वैसे। जिसके बाद ये सुन के एल्डर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहे थे कि फैंग फैंग हुई, तुम कितने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि वैसे तुम्हें नहीं पता कि आखिर लो होता क्या है, लो के हिसाब से तो जो पावरफुल होगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाता है अपने सारे डिसाइबल्स से कि इसे यहाँ से लेके चले जाओ। दूसरी साइड श्याओ को देखते हैं जो कि अभी भी भागता हुआ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे उसी इल्यूजन के अंदर फंस चुका था जहाँ पे पहले सिटी के अंदर और फिर उसके बाद फॉरबिडन एरिया के अंदर वो आ जाता है। लेकिन ये लड़की भाई साहब एकदम ही मुज़ोर है, बिल्कुल ही पीछा नहीं छोड़ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी ज़िद के चलते वो एक बार फिर से आगे आ जाती है शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इतना इंजर्ड हो चुका होता है कि उसके अंदर फाइट करने की हिम्मत ही नहीं थी, बार बार इल्यूजन पे इल्यूजन, जिसके चलते अब उसके चक्कर भी आने लग जाते हैं। जैसे एक ट्री का सहारा लेते हुए खड़ा होता है तो एक बार फिर से इल्यूजन के अंदर कैद हो चुका था। और इस बार यहाँ पे मास्कमैन एंड एम्परर्स गर्ल दोनों ही इसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके चलते वो फिर भागने लग आता है, तो कभी डिजर्ट के अंदर तो एक बार फिर से फॉरबिडन एरिया के अंदर। जिसके चलते अब वो यहाँ पे एक बार फिर से गुस्से में अटैक करने ही लग जाता है। लेकिन जैसे ही अटैक करता है तो पीछे जिया मेंग खड़ी थी, तो वो यहाँ पे अटैक छोड़ के जिया मेंग को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसे बचाने जाता है तो फिर मास्क मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये इल्यूजन इसी तरीके से उसका दिमाग पूरा ख़राब कर देते हैं। जिसके चलते अब वो हार मान के वहीं पर बैठ ही गया था और अपने सर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसका सर काफ़ी दर्द करने लग गया था। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक छोटी नदी बनी हुई थी, जिसके अंदर वो तुरंत ही स्विम करता हुआ चला जाता है और फिर वहां जाने के बाद थोड़ा स्थिर होकर बैठ गया था, ताकि अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ देर के लिए खुद को हील कर ले। लेकिन एक बार फिर से किनराव आ जाती है और कह रही थी कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक हीरो हो, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से हार मान जाओगे, मुझे पता नहीं था, तुम वाकई में एक फूल हो, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये कहते साथ ही वो अपनी ओरा को रिलीज़ करती है। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पर अपना श्याओ बैठा हुआ था और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बार फिर से उसे किसी लड़की के इल्यूजन आ रहे थे, जो कि चारों ही तरफ से उसके पास को आके उसे भटकाने की कोशिश कर रही होती है। श्याओ अपनी आंखें बंद कर लेता और कह रहा था कि ना तो इन्हें स्मेल करना है, ना ही इनके टच को फील करना और ना ही इनकी बातों को सुनना है मुझे। लेकिन ये बार बार उसका ध्यान भटकाए जा रही थी। पूरी कोशिश कर रहा होता है श्याओ कि इस इल्यूजन से बाहर निकल सके। और हमें उसकी कल्टीवेशन मोड को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चारों ही तरफ से एनर्जी से घिरा हुआ था, लेकिन ये इल्यूजन उसे परेशान करे जा रहे होते हैं। वो लगातार खुद को रिमाइंड करा रहा होता है कि ये बस इल्यूजन है, ये सच नहीं है, और ये इल्यूजन मेरे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं यहाँ पे इनके साथ में डील करने की कोशिश करता रहूँगा। ये इल्यूजन मेरे द्वारा ही क्रिएट करे गए हैं, जो कि मेरे सेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किनराव चारों ही तरफ अभी ढूंढ रही होती है श्याओ को और कह रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो, तुम ज़्यादा देर तक नहीं जा पाओगे, और तुरंत ही अपने हंटर को इधर उधर फेंक के मारती है। हालांकि हम देखते हैं कि ये जो इल्यूजन थे वो यहाँ पर उसको पूरे तरीके से भटका रहे होते हैं और ढेर सारी लड़कियाँ आ रही थी। लेकिन तभी भी श्याओ यही कह रहा होता है कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो जो उसका वुंड था उसके अंदर से ब्लड निकल के आना शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पे किनराव यहाँ पे रिवर के ऊपर आता हुआ देख लेती है। और वो समझ गई थी कि यहाँ पर ये जो अपना श्याओ है वो इसी नदी के अंदर छिपा हुआ है, जिसके चलते वो यहाँ पे तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पे श्याओ कह रहा होता है कि ये जो मेरी इल्यूजन है वो मेरे इनर व्यू की तरफ से ही आ रही है, मुझे इनसे डील करना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किनराव तो तुरंत ही आ जाती है और अपने खंजर का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही अटैक करने वाली थी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अपने श्याओ की पावर थी वो ऑलमोस्ट थोड़ी रिकवर हो चुकी होती है, जिसके चलते जैसे किनराव अटैक करती है तो वो तुरंत ही यहाँ पे ड्रैगन रोर करता है एंड यहाँ पे सोल डिवोरिंग रोर का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ को आके खड़ा हो गया था। लेकिन वो कहने लग जाता है कि मेरी पावर अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं इतनी हाई स्किल का इस्तेमाल कर सकूँ, ये बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए, लेकिन यहाँ पर फाइट तो करनी ही थी। और यहाँ पर कह रहा होता है कि ये बस
इल्यूजन है और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी किनराओ यहाँ पे देखने लग जाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे फ्यूचर में डील कर ही लूँगी। ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही जिया मैंग के पास को आगे बढ़ता है श्याओ, तभी यहाँ पे जिया मैंग भी गायब हो जाती है और वो लालटेन वहीं पे पड़ी रह गई थी। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड और इसकी स्टोरी वगैरह कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बताइएगा। और हाँ गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।